Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the top 10 current affairs for the month of April 2026. So let's begin with the first topic. So the first topic is the India and New Zealand FTA, which was recently concluded. So it is a very significant milestone in India's evolving trade diplomacy. क्योंकि अभी इंडिया ने, इफ़ यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स, यू मस्ट be knowing that India has similar kind of engagements with other developed economies like your United Kingdom, European Union. तो ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रहा है that we are moving towards inclusive development oriented global integration, and this is also aligned with the Viksit Bharat 2047 विच इज़ आवर स्ट्रैटेजी. तो अब अगर हम FTA की बात करें, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो सबसे कोर चीज़ है दैट इज़ द फुल टैरिफ एलिमिनेशन बाय द न्यूजीलैंड ऑन द इंडियन गुड्स. ठीक है, ज़ीरो टैरिफ एक्सेस. तो इसमें बेसिकली क्या होगा? सो दिस इज़ गिविंग अ मेजर बूस्ट टू आवर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स. अब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे आपके टेक्सटाइल्स हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स हुआ, फुटवेयर हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ, तो ये सब हमारे जो MSME इकोसिस्टम है उसको भी ड्राइव करते हैं. तो उस डायरेक्शन में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. एंड एट द सेम टाइम इंडिया हैज़ ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली प्रोटेक्टेड इट्स सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स. तो हमारा जो डेयरी सेक्टर है, हमारा स्टेपल सेक्टर है, तो हमने इंश्योर किया है कि जो फार्मर के इंटरेस्ट हैं वो सेफ गार्ड हो सकें. दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर इस FTA का है द स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल डायमेंशन. तो इसमें क्या हो रहा है? तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, दे विल बी गेटिंग फ्लेक्सिबल वर्क राइट्स, पोस्ट स्टडी वीज़ाज, डेडिकेटेड मोबिलिटी पाथवेज. तो ऐसे में उनका सिर्फ ग्लोबल एक्सपोजर नहीं बढ़ेगा, बट इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन इंडियाज़ सर्विसेज एक्सपोर्ट पोटेंशियल. ठीक है. फिर एक चीज़ है, द अनदर नोटेबल आस्पेक्ट इज़ द $20 बिलियन कमिटमेंट. ठीक है, ये न्यूजीलैंड ने कमिटमेंट दिया है. सो इट विल टारगेट द क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक योर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, देन योर रिन्यूएबल एनर्जी, देन डिजिटल इनोवेशन. तो इन सेक्टर्स में द इन्वेस्टमेंट विल बी कमिंग. एंड देयर इज़ ऑल्सो एन इंक्लूजन ऑफ द रीबैलेंसिंग क्लॉज. ठीक है, रीबैलेंसिंग क्लॉज बेसिकली मीन्स इट इज़ एन अकाउंटेबिलिटी क्लॉज. ठीक है, तो न्यू काइंड ऑफ इनोवेशन इन इंडियाज़ ट्रेड एग्रीमेंट. सो दिस एग्रीमेंट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन लेड FTA नेगोशिएशन. ठीक है, तो ये भी दिखा रहा है द इंक्रीजिंग रोल ऑफ द ग्रोइंग रोल ऑफ वुमेन इन योर गवर्नेंस एंड डिप्लोमेसी. डिस्पाइट ऑल दीज फीचर्स देर आर सर्टन चैलेंजेस. ठीक है, फर्स्ट इज योर मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. सो देर शुड बी प्रॉपर इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. देन योर MSMEs, दीज नीड टू बी मेड एक्सपोर्ट रेडी. ठीक है, फिर आपका एक फैक्टर आता है ब्रेन ड्रेन. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन द फ्यूचर प्रेशर ऑन योर प्रोटेक्टेड सेक्टर्स, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स जिनको हम सेफ गार्ड कर रहे हैं, उनके ऊपर फ्यूचर में जाके क्या प्रेशर पड़ सकता है, हमें वो देखने की ज़रूरत है. सो बेसिकली दिस इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेड पैक्ट बट अ स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट, एंड इट इज़ ब्लेंडिंग, you can say that it is blending economic growth, social inclusion, as well as your global position, right? So these are the important details related to this. नाउ कमिंग टू एंटी डिफेक्शन लो. ठीक है, तो रिसेंटली आपको पता ही है कि सेवरल आम आदमी पार्टी राज्यसभा MPs दे डिफेक्टेड. ठीक है, टू द भारतीय जनता पार्टी, एंड दिस हैज़ रीइग्नाइटेड द डिबेट अराउंड दिस एंटी डिफेक्शन लो. ठीक है, जो कि आपके 10th शेड्यूल के अंडर आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय योर 52nd Constitutional Amendment Act of 1985, and it was the basic objective was to curb the political defections by the disqualifying legislatures. तो चाहे वो voluntary हो या फिर they were defying some whip of the party. तो basically क्या है कि earlier the split exceptions, for example 1/3 defection, so that was protected and it was removed by the 91st Constitutional Amendment Act of 2003. ठीक है, क्योंकि ये मिस यूज़ हो रहा था. सो द मर्जर एक्सेप्शन विच वॉज द पैराग्राफ 4 दैट रिमेन्स.
तो बेसिकली अब क्या है, इट अलाउज प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन इफ 2/3 ऑफ अ लेजिस्लेटिव पार्टी मर्जिस विद अनदर पार्टी। तो अब ये 2/3 वाला क्लोज है, इसको हम जो पैराग्राफ 4 में है। अब कंट्रोवर्सी कहाँ आती है? कंट्रोवर्सी आती है ड्यू टू द लीगल एम्बिग्विटी एसोसिएटेड विद दिस पैराग्राफ 4। तो यहाँ पर दो तरीके के व्यूज़ हैं। वन इज़ योर कंजंक्टिव व्यू, कंजंक्टिव, ठीक है। अब ये व्यू क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस व्यू दैट बोथ अ फॉर्मल मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पार्टी एट द नेशनल लेवल एंड द 2/3 सपोर्ट इन द लेजिस्लेचर पार्टी, दीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जबकि दूसरा व्यू है दैट इज द डिसजंक्टिव व्यू, डिसजंक्टिव, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? ओनली द 2/3 सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। तो अगर 2/3 सपोर्ट है, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर अ डीम्ड मर्जर। अगर नेशनल लेवल मर्जर नहीं भी हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इट इज़ वैलिड। अब अगर हम बात करें जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की इस चीज़ को लेकर, सो दे हैव रिमेन इनकंसिस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य केस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंजक्टिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ठीक है। फिर गोवा कांग्रेस के मर्जर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसजंक्टिव वाले को अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। सो इवन द एक्सपर्ट्स आर डिवाइडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका पीडीटी आचार्य जो एक्सपर्ट है, ही सपोर्ट्स अ स्ट्रिक्ट कंजक्टिव रीडिंग, वाइल द विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी उनको क्या लगता है कि डिसजंक्टिव ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो दिस कंट्रोवर्सी रिमेन्स। सो बेसिकली द चैलेंजेस नाउ आर दैट देयर इज एम्बिगुअस ड्राफ्टिंग, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं। सो द रूट इज़ अगेन बीइंग मिसयूज्ड। सो ये सबको समझ आता है कि येस दिस इज़ बीइंग मिसयूज्ड। देन इंस्टीट्यूशनल बायस, इसको लेकर कंसर्न्स हैं बाय योर स्पीकर, बाय योर चेयरमैन, एंड देन देर इज़ ऑल्सो द ब्रॉडर इशू ऑफ योर फेडरल इनकन्सिस्टेंसी इन द राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन। सो अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि सुप्रीम कोर्ट को एक डेफिनेट रूलिंग देनी चाहिए ताकि ये जो इंटरप्रिटेशन को लेकर कन्फ्यूजन है इसको दूर किया जाए, फर्स्ट थिंग। देन अमेंडमेंट शुड बी डन बाय द लेजिस्लेचर ऑल्सो, कि भाई आप क्लैरिफाई कर दो कि मर्जर की क्या कंडीशंस हैं। Then we should also bring out certain kind of institutional reforms, like adjudication should be done by some independent tribunal, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है, लॉ कमीशन है, ये सब बोलते आए, ठीक है। तो इसमें इस डायरेक्शन में इसमें काम करने की नीड है। 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है, इसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो रिसेंटली आपका जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने इसके लेकर कमेंट किया था दैट इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स, इंडिया इज़ पुशिंग टुवर्ड्स 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग। सो दिस इज़ अ वेरी बोल्ड मूव, बोल्ड स्टेप है ये। क्यों बोल्ड स्टेप है? बिकॉज हमें वी नीड टू बी एनर्जी सेल्फ रिलायंट, और आपने देखा है कि मिडल ईस्ट क्राइसिस में कितना हम उसकी वजह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। सो दिस विल हेल्प अस रिड्यूस द क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स, इट विल लोअर द एमिशंस एक्सेट्रा। सो बेसिकली एथेनॉल होता क्या है? एथेनॉल में क्या होता है? बेसिकली दिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन, ठीक है, एंड दिस इज़ अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू योर पेट्रोल। बट यहाँ पर ये इशू हो जाता है, इट हैज़ अ लोअर एनर्जी डेंसिटी। लोअर एनर्जी डेंसिटी मीन्स दैट इज़ 45 to 55% अप्रोक्सीमेटली लेस देन योर पेट्रोल। अब इसकी वजह से दिस रिड्यूसेस योर माइलेज, ठीक है। तो आपकी एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट आ सकता है, आपकी कॉस्ट बढ़ सकती हैं। सो ऑल दोज फैक्टर्स विल कम इनटू पिक्चर। अनदर कंस्ट्रेंट हेयर इज़ द व्हीकल कंपैटिबिलिटी, ठीक है। जो इंडियन व्हीकल्स हैं दे आर बेसिकली डिज़ाइन फॉर E20 फ्यूल, सो दैट इज़ अ लोअर ब्लेंडिंग। जबकि अगर हम E100 की बात करें तो E100 में वी रिक्वायर FFVs, ठीक है। FFVs आर योर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, ठीक है। सो दे रिक्वायर बेटर इंजन ट्यूनिंग, दे आर एडवांस्ड वर्जन्स, दे रिक्वायर कोरोजन रेजिस्टेंट सिस्टम्स। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपकी ब्राज़ील हुआ जहाँ पर ये चीज़ अडॉप्ट हो चुकी है, जबकि इंडिया में दिस इज़ इन अर्ली स्टेजेस वेयर ओनली लिमिटेड मॉडल्स आर देयर विच आर ऑल्सो अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक ये फैक्टर हो गया। फिर दूसरा एक और फैक्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू योर सप्लाई साइड, दैट इंडियाज़ एथेनॉल प्रोडक्शन दैट इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन शुगर केन। अब शुगर केन आपका वाटर इंटेंसिव क्रॉप है एंड इट इज़ बीइंग ग्रोइंग इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स,
ठीक है। तो वाटर स्ट्रेस भी है, वाटर इंटेंसिव भी है, हैविली डिपेंडेंस भी है। तो ऐसे में फूड सिक्योरिटी के कंसर्न, सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न्स, इकोलॉजी के कंसर्न्स, सो ऑल दिस आर कमिंग टू द पिक्चर। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, चलो ठीक है 2G एथेनॉल लेके आते हैं। 2G एथेनॉल क्रॉप रेसिड्यू से बनता है, ठीक है। तो उससे क्या है, हमारा जो स्टबल बर्निंग एक्सेट्रा वाले इश्यूज हैं वो भी होते हैं एड्रेस। Then we also have frameworks like your CAFE framework, that is your corporate average fuel efficiency norms, ठीक है। तो upcoming CAFE 3, that is your 2027, so these indirectly support ethanol adoption, ठीक है, क्योंकि ये पुश करते हैं ऑटोमेकर्स को towards your cleaner fuels, right? So these are some of the things. Then India has also made rapid progress under your ethanol blending program, that you should know that we have increased the blending from 2%, which was say a decade back in 2014, to E20, ठीक है, 2025 E20। लेकिन अब E100 की बात हुई है, सो दैट रिक्वायर्स मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, चाहे वो स्टोरेज को लेकर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर हो, राइट। Now this is very interesting, the next topic, that is your Anthropic's Mythos tool, ठीक है। सो यहाँ पर आपका एकदम से इसने ट्रिगर कर दिया है ग्लोबल रेगुलेटरी अलार्म। तो बेसिकली हुआ क्या है, दिस इज़ अ कटिंग एज AI मॉडल, दिस माइथोस, एंड दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एंथ्रोपिक, ठीक है। अब क्या है, दिस हैज़ स्पार्क्ड ग्लोबल कंसर्न ड्यू टू इट्स अनप्रेसिडेंटेड कैपेबिलिटीज़, ठीक है। दिस पर्टिकुलर मॉडल इट हैज़ अनप्रेसिडेंटेड कैपेबिलिटीज़ इन साइबर सिक्योरिटी। तो जो आपका क्लाउड सिस्टम है, आपने सुना होगा ये, सो उनके जो AI मॉडल्स हैं दे आर वेरी एडवांस्ड, राइट। सो बेसिकली अब ये मॉडल क्या करता है, सो दिस कैन ऑटोनोमसली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑटोनोमसली, ठीक है, इट कैन आइडेंटिफाई, इट कैन एनालाइज एंड इट कैन इवन एक्सप्लॉइट vulnerabilities in your software systems। अब इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली क्या है, आपका सारी गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड दे नाउ वी आर यूजिंग एडवांस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है। तो सारी जगह डिजिटल हो चुकी हैं चीज़ें। तो बेसिकली ये मॉडल क्या करता है, अगर आपके किसी सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू है उसको डिटेक्ट कर सकता है, खुद से डिटेक्ट कर सकता है, सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करता, उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। Are you getting my point? So basically it has a dual use nature. So एक तरफ तो ये साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है भाई, आपके सिस्टम में इश्यूज हैं, ये एकदम से आपको बता रहा है भाई ये सिस्टम्स हैं। अब डिटेक्ट कर लिया है, फिक्स कर दिया है फ्लो को, बट ये उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। तो अगर ये किसी मैलिशियस एक्टर्स के हाथ लग गया तो जो भी आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको ये एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। फिर इसका जो आपका ये सिस्टम है माइथोस, इट डेमोन्स्ट्रेट्स एजेंटिक बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब है, एजेंटिक बिहेवियर मीन्स इट हैज़ द एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली प्लान एंड एग्जीक्यूट मल्टी स्टेप साइबर अटैक्स, ठीक है। तो सिर्फ टूल नहीं रह गया, इट हैज़ बिकम एन ऑटोनोमस एक्टर। तो अब सारे ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स दे आर वेरी कंसर्न, दे से दैट इट इज़ वेरी इजी टू मिस यूज, नंबर वन। सेकेंड इज द स्केल एंड स्पीड, ठीक है, सो दैट इज़ वन फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज योर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन द कंपनीज नाउ अ डेज दे आर सेइंग यस दीज द मॉडल्स दैट वी आर डेवलपिंग दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, ठीक है। तो इंडिया में भी ये अलार्म इसने ट्रिगर किया है माइथोस ने, जिसमें आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, एंड शी इनिशिएटेड हाई लेवल डिस्कशंस टू असेस द रिस्क टू स्पेशली योर फाइनेंशियल सेक्टर, टू योर बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, सो इंडिया इज़ बेसिकली नाउ रिकन्सिडरिंग इट्स लाइट टच AI रेगुलेटरी अप्रोच, ठीक है। हम अभी बहुत ही यू कैन से सुपरफिशियली वी वर रेगुलेटिंग द AI, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रोंगर फ्रेमवर्क्स, ठीक है। सो वी नीड टू क्रिएट एन AI गवर्नेंस इन इकोनॉमिक ग्रुप, वी नीड टू फॉर्म टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमिटीज़। तो ये चीज़ें अब स्टेप्स उठाने का अब ये राइट टाइम है, राइट।
सो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टर्निंग पॉइंट इन AI एवोल्यूशन. तो हम जो मूवीज़ में देखते हैं चीज़ें वो सब अब रियलिटी में होने लगेंगी. Online gaming rules. So India has notified the online gaming rules 2025. So basically this is a new regulatory framework under your Promotion and Regulation of Online Gaming Act of 2025. And this is a step towards, we can say, towards uniform national level governance. So this online gaming sector, it is rapidly growing now. And these rules, they will be effective from May 1st. ठीक है, May 1st से they will be effective. नाउ अब जो गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, सो दिस हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली. तो ऑलमोस्ट 591 मिलियन गेमर्स आर देयर एंड द मार्केट साइज इज $9.2 बिलियन. इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी $9.2 बिलियन बाय 2029, राइट. लेकिन because of this growth there are certain concerns also, like addiction is one concern, fraud is one concern, gaming risks, ठीक है, money risks, then fragmented regulation. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं. तो ऐसे में these rules are there. So what are the features? So there will be a central regulator by the name of OGAI, that is your Online Gaming Authority of India. So this will act as the digital first regulator and it will have the powers to classify the games की social हैं, e-sports हैं, money games हैं. It can enforce compliance, it can impose penalties. So first is the central regulator. Second, and there will be differentiation of game types. ठीक है, कि ये permissible games हैं, like social games हैं, e-sports हैं. These are restricted games which deal with real money. जैसे आपका ड्रीम 11 हुआ, पोकरबाजी, विंजो एक्सेट्रा. देन selective registration mechanism will be there, which means that not all games would require prior approval. ठीक है, तो आपका जो ये क्लासिफिकेशन है, इट विल बी ट्रिगर्ड ओनली इन स्पेसिफिक केसेस, ताकि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना रहे. ठीक है. देन वन फीचर इज फाइनेंशियल गेट कीपिंग. फाइनेंशियल गेट कीपिंग, ठीक है. अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली द बैंक्स एंड द पेमेंट गेटवेज, दे एक्ट एज इन्फोर्समेंट आर्म्स. सो दे विल वेरीफाई द कंप्लायंस बिफोर प्रोसेसिंग द ट्रांजेक्शंस. तो अगर कोई भी इलीगल मनी गेमिंग है, सो दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड ऑटोमेटिकली. देन देयर वुड बी यूज़र प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स, राइट, सच एज आपका मैंडेटरी सेफगार्ड्स होंगे, जिसमें एज वेरिफिकेशन को लेकर, पेरेंटल कंट्रोल को लेकर, टाइम लिमिट्स को लेकर, ग्रीवेंस रिड्रेसल को लेकर. देन अनदर फीचर इज योर डाटा लोकलाइजेशन. सो देयर वुड बी मैंडेटरी स्टोरिंग ऑफ द गेमिंग डाटा विद इन इंडिया फॉर रेगुलेटरी ओवरसाइट, राइट. एंड देन टाइम बाउंड डिजिटल एनफोर्समेंट. सो द कंप्लेंट्स दे नीड टू बी रिजॉल्व विद इन 90 days. ठीक है. सो these are very important, they are significant as we are moving from fragmented state level control towards a coherent national regime. ठीक है. लेकिन challenges हैं, like how do we define boundaries, how we define boundaries between games of chance versus games of skill. ठीक है. दूसरा, अगर हम कंप्लायंस के चक्कर में अपना इनोवेशन को ना स्टिफल करते रहें, इनोवेशन को ना दबाते रहें, फिर फैक्टर्स लाइक एडिक्शन, बिहेवियरल रिस्क, उन सब को एड्रेस करने की नीड है. देन वी ऑल्सो नीड टू बैलेंस द सेंट्रल रेगुलेशन विद द स्टेट्स ज्यूरिसडिक्शन, बैटिंग को लेकर, गैम्बलिंग को लेकर. सो दैट ऑल दोज थिंग्स विल कम इनटू द पिक्चर. 3D glass chips. Now this is important. Why this is important? Because India, it has taken a very major leap in the semiconductor capability, क्योंकि इंडिया ने अपना फर्स्ट 3D ग्लास चिप में पैकेजिंग फैसिलिटी शुरू किया है इन भुवनेश्वर. ठीक है. नाउ this is under your, as we all know, the Indian semiconductor mission. So this will be led by 3D glass solutions with investments from companies like Intel, Lockheed Martin, etc. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज़ अ कटिंग एज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन चिप टेक्नोलॉजी. सो दी सेमी कंडक्टर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ. तो दे आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. चाहे वो कुछ भी हो, स्मार्टफोन्स हो या आपके डिफेंस सिस्टम्स हो, सबको पावर करता है. नाउ ट्रेडिशनली दिस चिप एडवांसमेंट, ठीक है, चिप एडवांसमेंट, इट फॉलोड द मूरीज लॉ. ठीक है.
तो this Moore's law, it predicted exponential growth in the computing power through transistor miniaturization. ठीक है, जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर छोटा होगा उतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द कंप्यूटिंग पावर. However, as the physical and thermal limits of silicon chips are being reached, अब धीरे धीरे द इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज, स्पेशली और 3D इंटीग्रेशन. ठीक है, तो ये सबको समझ आना चाहिए कि वाई द नीड फॉर दिस 3D इंटीग्रेशन. तो ट्रेडिशनल चिप्स थी, द फ्लैट चिप्स, दे वर 2D इन नेचर. दीज 3D ग्लास चिप्स, दे स्टैक द कंपोनेंट्स वर्टिकली. ऐसे में क्या होगा, अगर हम वर्टिकली, आप देख सकते हैं, दिस इज अ 2D ट्रेडिशनल चिप एंड दिस इज अ 3D स्टैक्ड चिप. सो द हायर कंप्यूटेशन पावर, ठीक है, सेम स्पेस में कंप्यूटेशन पावर बढ़ रही है. बेटर हीट मैनेजमेंट, lower signal loss, higher efficiency, and we can also integrate diverse components. अब AI है तो AI प्रोसेसर्स, मेमोरी, सेंसर्स एक्सेट्रा, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी. तो जो ओडिशा फैसिलिटी है, सो दैट फोकसेस ऑन 3D हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन. ठीक है, सो आपको पता है जो हमारा मिशन है, द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, अंडर दिस वी आर वी आर बिल्डिंग द एंटायर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम. चाहे वो फैब्रिकेशन हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो डिज़ाइन हो. ठीक है, एंड द अपकमिंग ISM 2.0, सो जो ISM 2.0 मिशन है, सो दैट एम्स टू डीपन दिस इकोसिस्टम. तो डीपन कैसे करेंगे, वी विल बी इंटीग्रेटिंग मोर ऑफ द सप्लाई चेन, राइट. So this has a strategic significance for India, be it in terms of technology, be in terms of economics. So it will boost our manufacturing, the high value manufacturing, be it terms of geopolitical, because it will reduce our reliance on the chip imports, especially from East Asia, be it for your defense and security point of view. तो जो हमारे इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है इन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, सो दैट इज गोइंग टू गेट अ बूस्ट. इंडिया साउथ कोरिया रिलेशनशिप्स. सो बेसिकली जो हमारे इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशन हैं, विच वर फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1973, दे हैव नाउ evolved into special strategic partnership in the year 2015, and now the upgrade has been done, right. So the recent summit between the Indian Prime Minister and Lee Jae-myung signals a shift towards future oriented टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्टनरशिप. ठीक है, तो 1973 में शुरू हुए फॉर्मली, 2015 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और अब हमने उसको फर्दर शिफ्ट किया है टुवर्ड्स फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्टनरशिप, राइट. तो यहाँ पर साउथ कोरिया की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, दैट इज़ योर न्यू साउथ पॉलिसी, न्यू साउदर्न पॉलिसी. इंडिया की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट. So basically integration between the two is going on. ठीक है, so key outcomes, like in the field of trade and economic cooperation, the target is to increase the bilateral trade from $27 billion to $50 billion by 2030. ठीक है, so both sides they agreed to upgrade the comprehensive economic partnership agreement. ठीक है. Secondly, in terms of digital and industrial partnership, so the launch of the India-Korea Digital Bridge, which will focus on AI, semiconductors, IT collaboration, etc. Third, a comprehensive framework leveraging Korea's advanced shipbuilding expertise and India's growing maritime ambitions. So basically, we will be cooperating in maritime as well as shipbuilding. Then South Korea, it joined Indian-led initiatives like the International Solar Alliance, Indo-Pacific Oceans Initiative. Okay, so there is a geopolitical alignment going on. Then expansion of people-to-people ties through say K-pop, K-dramas. Okay, there are various initiatives. So this particular visit has significance in terms of economic factors, technology, strategy, cultural, etc. Lekin there are certain challenges. Number one challenge is the trade imbalance, ठीक है, which is highly in favor of Korea right now. Secondly, जो सीपा को लेकर अभी हमने बात की, so slow progress in the upgradation of this, right. Then another factor is the implementation gaps.
ठीक है भाई, MOU साइन हो रहे हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रही है, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स. देन देर आर जनरल फैक्टर्स लाइक योर जियो पॉलिटिक्स. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द जियो पोलिटिकल कंसर्न्स सप्लाई चेन्स और एक्सेट्रा आर गेटिंग डिसरप्टेड. yes, industrial unrest, so another very important topic. So recently आपने देखा होगा there have been episodes of violent labor unrest especially in industrial hubs like आपका नोएडा में देखा गया, then मानेसर, ठीक है, फिर आपका भिवाड़ी, राइट. सो they signal a deep structural crisis in India's industrial relations framework. ठीक है, तो इसको हम आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं ले सकते, आइसोलेटेड लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं मान सकते हैं. सो दिस बेसिकली रिफ्लेक्ट्स ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स. ठीक है, अब वर्कर्स दे आर फेसिंग लो वेजेस, पुअर कंडीशंस, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सो दे आर रिसोर्टिंग टू सम एक्सट्रीम मेजर्स एज अ लास्ट रिसोर्ट, एज अ लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रेस. ठीक है, तो एट द कोर ऑफ दिस is also the widening gap between the high growth economic aspirations of people as well as the realities of the workforce in general. ठीक है, despite having certain legal safeguards. ठीक है, तो many workers they are earning way below the statutory minimum levels. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला है कि दिस इज नथिंग बट फोर्स्ड लेबर. ठीक है, सो आफ्टर दिस लेबर कोड्स ऑफ 2020 जो अभी अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हुए हैं, सो दिस डिबेट हैज़ फर्दर इंटेंसिफाइड. ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वी आर सिंप्लीफाइंग द लेबर लॉज, वी आर मॉडर्नाइजिंग द लेबर लॉज, बट इवन द क्रिटिक्स से दिस दैट ठीक है, you are modernizing the laws, you are simplifying the laws, but that is done for ease of doing business, that is not done for ease of laboring, ease of doing business versus ease of laboring. So this is very important, right? So key structural issues they remain, that number one, wage crisis. ठीक है, वेज क्राइसिस. सो मिनिमम वेजेस दे रिमेन पुअरली इन्फोर्स्ड, राइट. इरोजन ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड्स, इरोजन ऑफ वर्किंग स्टैंडर्ड्स, राइट. 8 hour वर्क डे इज फ्रिक्वेंटली वायोलेटेड. फिर वीक कलेक्टिव बार्गेनिंग. ठीक है, सो द ट्रेड यूनियंस दे फेस स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स. देन फोर्थ, गिग इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज. ठीक है, सो द प्लेटफॉर्म वर्कर्स दे लैक फॉर्मल रिकॉग्निशन, सोशल सिक्योरिटी, ग्रीवेंस रेड्यूसल, राइट. Then after the pandemic the stress has further increased, the living costs have increased, the wages have become stagnant, the safety nets have weakened. ठीक है, like your MG Narega, right. So the way forward here is that we need to implement the living wages. There should be a national floor wage indexed to the inflation. Then we need to strengthen the safety nets, like something on the lines of MG Narega. We also need to revisit the labor codes, right. So this requires tripartite consultation where the laborers are also coming into the picture. There is a need to protect the unionization. We need to regulate the gig economy, and lastly we need to ensure the enforcement also. Delimitation controversy. ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कैसे द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, ठीक है, दैट वाज रिजेक्टेड. So this was related to your delimitation and women's representation. So this has revived the deep constitutional and political debate over the future of parliamentary representation in India. ठीक है, so at the heart of this issue is your Article 81. ठीक है, तो Article 81 क्या कहता है, that the Lok Sabha seats they should be allocated based on population. ठीक है, सो द प्रिंसिपल हेयर इज 1 person 1 vote 1 value. So this principle it was temporarily suspended
you can say frozen since 1976 by the 42nd Amendment Act, and it was extended in 2001, that was their 84th amendment, to protect the states that successfully controlled the population growth. Now this freeze is set to expire after the first census conducted post 2026. तो अब 2026 वाला आपने देखा कि सेंसस अंडर वे है, सो अब एक लीगल इशू ऑटोमेटिकली आ जाता है कि whether there should be fresh delimitation based on the updated pollution data or another constitutional amendment is required to extend this freeze. ठीक है, और अब यहाँ पर टेंशन क्या है? टेंशन इज रिप्रेजेंटेशन वर्सेस फेडरल बैलेंस. ठीक है, नॉर्थ साउथ डिवाइड. नॉर्दर्न स्टेट्स यूपी बिहार राजस्थान ज़्यादा सीट्स क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है. साउदर्न स्टेट्स तमिलनाडु केरला कर्नाटक का रिप्रेजेंटेशन खोने का डर है क्योंकि उन्होंने अपना परफॉर्मेंस बेटर किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ पर काम किया है. सो दिस इज़ द बेसिक नॉर्थ साउथ डिवाइड. सो अब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स आ जाता है कि वेदर वी शुड अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक इक्वालिटी, दैट इज़ द पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, और वी शुड प्रिजर्व द फेडरल फेयरनेस. कि भाई अगर किसी स्टेट ने डेमोग्राफी के टर्म्स में अच्छे परफॉर्मेंस दिया है, पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, हाउ कैन वी पिनलाइज देम. इसी से आपका रिलेटेड इशू आ जाता है, दैट इज़ योर वुमेन्स रिजर्वेशन विच वॉज योर 106th CA ऑफ 2023. ठीक है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन डिलिमिटेशन. ठीक है, तो जो चैलेंजेस आर द फेडरल ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट्स, constitutional rigidity of the article 81. ठीक है, then there are certain coalition constraints also, right? Then automatic disruptive change which will happen post census, right? So these are some of the factors that need to be addressed. So the last topic, that is your fast breeder reactors. So the India's prototype fast breeder reactor at Kalapakkam, it achieved criticality on 6th of April, right? So this is a very major milestone in India's nuclear journey. So what is this? First of all, you should know criticality. So basically it signifies the start of a controlled self-sustaining nuclear chain reaction. ठीक है, controlled भी है, सेल्फ सस्टेनिंग भी. बट ये सिर्फ इनिशियल ऑपरेशनल स्टेज होता है, इसके बाद टेस्टिंग आती है, उसके बाद फुल स्केल पावर जनरेशन शुरू होता है. ठीक है, सो इंडियाज न्यूक्लियर फ्लीट राइट नाउ इट इज़ डोमिनेटेड बाय प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स. ये यूज़ करती हैं आपका नेचुरल यूरेनियम. ठीक है, लेकिन ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं, दे आर फ्यूल इनएफिशिएंट, बेयरली 1% ऑफ यूरेनियम. तो इंडिया ने ऐसे में फोकस शिफ्ट किया है टुवर्ड्स फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स. सो दे कैन नॉट ओनली जनरेट एनर्जी, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एडिशनल न्यूक्लियर फ्यूल. ठीक है, सो बेसिकली दिस FBRs दे यूज़ प्लूटोनियम यूज़ करते हैं एज फ्यूल एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स. सो दे डू नॉट रिक्वायर मॉडरेटर्स. So surrounding uranium blanket, so that absorbs the excess neutrons and converts them into plutonium which can be reused. So this creates a breeding cycle. तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होती है. तो let me discuss in brief about India's 3-stage nuclear power program. So this was given by your homie Jahangir Baba. So basically पहला स्टेज है आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स. ठीक है, आपका फ्यूल नेचुरल यूरेनियम, दैट इज़ योर यूरेनियम 238 प्लस यूरेनियम 235. सो द न्यूट्रॉन्स फ्रॉम यूरेनियम 235 दे आर स्लोड डाउन बाय हैवी वाटर. ठीक है, दैट इज़ योर ड्यूट्रियम. सो in your pressurized heavy water reactors, heavy water is pressurized to prevent boiling. ठीक है, सो यहाँ से आपका प्लूटोनियम 239 निकल के आता है and that plutonium 239 then acts as a fuel for the stage 2. Now stage 2, that is your fast breeder reactors. So plutonium 239 plus uranium 238, so that will be the fuel here. So they are combined into a mixed oxide fuel, MOX. ठीक है, and fast breeder reactors
they use fast neutrons, not slow. ठीक है, so they use liquid sodium as coolant in the circuits. क्या निकल के आता है, यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239. फर्दर प्लूटोनियम 239 निकल के आ रहा है. नाउ दिस विल एक्ट एज अ फ्यूल फॉर द स्टेज 3. सो स्टेज 3 में आपका प्लूटोनियम 239 हो गया, यूरेनियम 233 हो गया, प्लस थोरियम. सो आपको पता है इंडिया में थोरियम के रिजर्व्स हैं. सो दीज आर नाउ द स्टेज 3 इज द थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स. तो 1/4 of the world's thorium is with India. So this will now breed uranium 233 from thorium 232. Right. So these are basically in brief the three stages. So FBR is the critical bridge. So that is enabling transition from uranium dependence to thorium based self-reliant nuclear future. Right. So these are the topics that I wanted to discuss with respect to April. So in the subsequent videos we will be taking the next month current affairs. Thank you.